हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं वर्ड हिस्ट्री। और वर्ड हिस्ट्री में हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बारे में इससे पहले एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं, बना चुके हैं, और उसकी प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि थी उसको हमने उसमें समझने का प्रयास किया था। आज एक बार दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आखिर क्या कारण रहे थे औद्योगिक क्रांति के, क्या वजह रही थी औद्योगिक क्रांति की, वो क्या कारण थे जिसने औद्योगिक क्रांति को प्रेरित किया, उसने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, और किस प्रकार से इस औद्योगिक क्रांति के ऊपर सवार होके जो इंग्लैंड है वो नई नई ऊंचाइयां छूने लग जाता है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं जो औद्योगिक क्रांति है। इस औद्योगिक क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था वो सूत्रपात वस्त्र उद्योग और मशीनीकरण से आरंभ हुआ था। ठीक है, यानी कि एक बार वो शुरुआत कहाँ से हुई, किस चीज में औद्योगिकरण ने प्रवेश किया, किस चीज को औद्योगिकरण ने प्रारंभ में अपनाया। तो सबसे पहले बात आती है वस्त्र उद्योग की और दूसरी बात आती है मशीनीकरण की। तो वस्त्र उद्योग एवं मशीनीकरण, मशीनीकरण होता है चीजों को मशीनीकृत करना, इंसान की बजाय उसका हमको कौन करे, मशीनीकरण। चीजों का क्या हुआ, मशीनीकरण किया गया। इस मशीनीकरण से इसका आरंभ हुआ था और जो सामान है, जो माल है, उसमें सुधार आया। देखो, एक जो काम है उसको मशीनें करेंगी तो निश्चित ही उस काम की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में क्या आएगा, सुधार आएगा। ठीक है, तो इस सुधार के लिए जो आधुनिक विधियां थी उन आधुनिक विधियों का प्रयोग किया गया, आधुनिक विधियों को अपनाया गया। वस्त्र उद्योग के उत्पादन में क्या हुई, आकस्मिक वृद्धि हुई। जो वस्त्र उद्योग जो था उसमें आकस्मिक वृद्धि हुई, नए नए प्रकार की चीजें सामने आने लगी थी। इसके बाद इस मशीनीकरण से नए नए प्रयोग होने लगे, जैसे भाप के इंजन का क्या हुआ, संचालन हुआ, भाप का इंजन बनाया गया। तो भाप के इंजन का संचालन भी क्या है, इसी में आता है, भाप के इंजन का संचालन। भाप के इंजन का जो संचालन है वो भी क्या है, इसी में शामिल होता है। इसमें जो चीजें हैं, धातु बनाने के जो औजार थे, धातु बनाने के जो सामान थे, उनमें भी क्या हुई, ऐतिहासिक वृद्धि हुई। और लोग जो हैं इस औद्योगिक क्रांति को एक विकास के रूप में क्या है, देखने लगे। इस औद्योगिक क्रांति ने एक नया काम वो किया कि जो अंग्रेजों की जो औपनिवेश देश थे, जो अंग्रेजों के जो गुलाम देश थे, उन गुलाम देशों में भी बड़े स्तर पर इस औद्योगिकरण का इस्तेमाल किया गया और वहां से उस माल को, उस सामान को, उनके धन प्रॉपर्टी संपत्ति को बड़े स्तर पर लूटा गया और उनके जो संसाधन थे, जो कि जो प्राकृतिक संसाधन थे, उन प्राकृतिक संसाधनों का भी बड़े स्तर पर क्या किया गया, उत्खनन किया गया। ठीक है, इस औद्योगिक क्रांति से बड़े स्तर पर क्या होता है, बड़े स्तर पर शोषण होता है। क्या होता है, बड़े स्तर पर शोषण होता है, क्योंकि वहां से उस माल को लाया जाता था और उस राष्ट्र में उसको तैयार किया जाता। तैयार हो जाने के बाद उसे वापस से उसी राष्ट्र को उच्च दामों में बेच दिया जाता था, कि उसका सामान, उसी सामान को कन्वर्ट करके दोबारा से इस मशीनी के माध्यम से बेच दिया जाता था। ठीक है, देखिए, अब हम बात करते हैं कि यूरोप के कुछ देशों में, यूरोप के जो कुछ राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया था, जिसमें इंग्लैंड मुख्य है। ठीक है, फोकस इंग्लैंड को रखना है। तो कुछ राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर क्या कर लिए, अधिकार कर लिए और वहां पर अपने धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। अपने धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। और जब अपने धर्म का इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, सबसे पहले धर्म के प्रचार प्रसार
करने के पीछे जो उद्देश्य होता था वो ये होता था कि यहाँ की जो आम जनता है अगर वो एक बार किसी भी धर्म का समर्थक बन जाती थी तो वो उसको क्या करती थी, उस शासक को सपोर्ट करती थी, उसे आंतरिक विरोध का सामना नहीं करना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए इसीलिए इस धर्म प्रचार को क्या है अपनाया जाता था। अब देखो इन्होंने क्या होने वाली जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति से समानता स्वतंत्रता जैसे विचारों का भी क्या हुआ, उद्बोधन हुआ। इस क्रांति से समानता और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समानता जैसे जो विचार थे ये विचार भी निकलकर सामने आते हैं। यहां पर इस औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के अंदर एक जबरदस्त जैसे बूस्टिंग का काम किया था, एक जबरदस्त गति और तेजी का काम किया था। ये जो परिवर्तन था वो क्या था, स्थायी था। क्या था, स्थायी था। अब उस समय इंग्लैंड में नए नए प्रयोग किए जाने लगे। इंग्लैंड में क्या हुए, नए नए प्रयोग हुए। अब इन नए नए प्रयोगों में कुछ इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनमें जेम्स वॉट है। जेम्स वॉट ने क्या किया था, भाप के इंजन का प्रयोग किया था। ठीक है, भाप के इंजन का क्या किया, प्रयोग किया था। कब किया था, 1789 में किया था, 1789 में भाप का इंजन। तो भाप के इंजन का प्रयोग उस समय की औद्योगिक क्रांति की एक मुख्य सफलताओं में इसको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, मुख्य सफलताओं में इसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा उस समय ये काम जब अस्तित्व में आया तो इसके बारे में पता चला कि ये जो है वो 24 घंटे काम कर सकता है, 24 घंटे वर्किंग कर सकता है। तो यानी कि इंसानी क्षमता से डबल काम कर सकता है, इंसानी वर्क से भी दुगना काम जो है वो कर सकता है। इसीलिए मशीनी और इस क्रांति को क्या है, जबरदस्त समर्थन मिला था और लोगों में नए नए प्रयोग करने का एक जो नया चरण है वो चलने लग गया। इसके अलावा ये जो उपनिवेश राष्ट्र थे, इन उपनिवेश राष्ट्रों से क्या आता था, कच्चा माल आता था और उस कच्चे माल का उत्पादन करके, उस कच्चे माल को कन्वर्ट करके, उस कच्चे माल को क्या करके कन्वर्ट करके उससे बड़ी मात्रा में धन जो पैसा है वो कमाया जाता था। तो ये भी इसको क्या कर रहा था, प्रेरित कर रहा था। ठीक है, अब देखिए ये जो औद्योगिक क्रांति है, ये जो औद्योगिक क्रांति है, इस औद्योगिक क्रांति का जो चलन है, इस औद्योगिक क्रांति का जो चलन है, इस औद्योगिक क्रांति के चलन में तो इसमें ये होता है। चलिए तो देखिए आगे क्या होता है। इसके लिए फिर जो मजदूर वर्ग था, और देखो शुरू में जो मशीनीकरण हुआ, मशीनीकरण से क्या हुआ, उत्पादन ज्यादा होने लगा। उत्पादन ज्यादा होने लगा तो उसके लिए मजदूरों की आवश्यकता होने लगी। मजदूरों की आवश्यकता होने लगी तो लोग जो है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, जो बेरोजगार लोग थे, जो खेतों में काम करते थे, जो कृषि में काम करते थे, वो क्या होने लगे, इन कंपनियों और कारखानों से जुड़ने लगे। वो कंपनियों और कारखानों से जुड़ने लगे तो उनको जो वेतन भत्ता है भले वो कम मिलता था लेकिन उनको निरंतर मिलता था। उससे वो लोग अपने जो आजीविका है उसको निरंतर सुचारू रूप से चलाते रहते थे। तो इसीलिए ये शुरुआत में एक प्रकार से बिल्कुल सफल होता है। और इस क्रांति ने इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा जो काम है, जो मशीनी का जो काम है, उसको इंग्लैंड के अंदर बड़े स्तर पर क्या किया, डेवलप किया। और विश्वव्यापी व्यापार जो है, विश्वव्यापी जो व्यापार है उसका केंद्र कौन बन जाता है, इंग्लैंड बन जाता है। जो विश्वव्यापी व्यापार है, इस विश्वव्यापी व्यापार का जो केंद्र है वो कौन बन जाता है, इंग्लैंड बन जाता है। अब देखिए औद्योगिक क्रांति के जो कारण थे, औद्योगिक क्रांति के कारणों में कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिनको शामिल किया जाता है। औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारणों में कौन कौन से कारण हैं जिनको शामिल किया जाता है। ठीक है,
औद्योगिक क्रांति के कारण। औद्योगिक क्रांति के कारण। अब औद्योगिक क्रांति के क्या क्या कारण थे उनको समझिए एक बार। देखिए, औद्योगिक क्रांति के जो कुछ कारण माने जाते हैं, सबसे पहले कारण माना जाता है कारखाना प्रणाली। एक प्रकार से कारखाना प्रणाली जो है वो प्रयोग में आती है, वो अस्तित्व में आती है। अब इस कारखाना प्रणाली से जो औद्योगिकरण है इसको क्या मिला? बढ़ावा मिला। दूसरा है राष्ट्रवाद। दूसरा क्या है? दूसरा है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद से भी औद्योगिक क्रांति है, इसको क्या मिला? बढ़ावा मिला। देखिए, एक है राष्ट्रवाद, दूसरा है कारखाना प्रणाली। कौन सा है? दूसरा है कारखाना प्रणाली। तीसरा है नई प्रौद्योगिकी। क्या है? नई प्रौद्योगिकी। नई प्रौद्योगिकी। एक है व्यापार, जो व्यापार का जो फिक्सेशन था, उस व्यापार के फिक्सेशन को समाप्त करना, उसके प्रतिबंधों को समाप्त करना, एक खुला व्यापार जो है, एक खुला बाजार जो है वो लेके आना। तो व्यापार प्रतिबंधों को समाप्त करना। व्यापार प्रतिबंधों को क्या करना? समाप्त करना। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ था, वो जनसंख्या विस्फोट भी उसकी जो आवश्यकता है, उन जनसंख्या विस्फोट को जनसंख्या एक प्रकार से उस समय आई, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भी इस मशीनीकरण के लिए क्या था? आवश्यक था, मशीनीकरण का होना जरूरी था। अब इस औद्योगिकरण के प्रभाव क्या क्या है? इस औद्योगिकरण के क्या क्या प्रभाव हुए? अब देखिए, इस औद्योगिकरण ने एक बड़े स्तर पर प्रभाव डाला, यानी कि मानव जो समाज था उस मानव समाज पर प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला? प्रभाव यह डाला कि जो मनुष्य है वो आधुनिक युग में कृषि को छोड़कर व्यवसाय की ओर कर्मठ हो जाता है, क्योंकि कृषि के अंदर उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, वेट ज़्यादा करना पड़ता है, और उसमें उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, अच्छा उसको भाव नहीं मिलता, मूल्य नहीं मिलता। इसलिए उसने क्या किया? कृषि को छोड़कर वो किधर आ गया? कृषि को छोड़कर वो व्यापार में आ गया। ठीक है, कृषि को छोड़कर कहाँ जाता है? व्यापार में आ जाता है। और जब वो व्यापार में आ जाता है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? श्रम की आवश्यकता पड़ती है। और श्रम की आवश्यकता पड़ती है तो श्रम के लिए उसने किसका सहारा लिया? उसने श्रम के लिए मशीनों का सहारा लिया। देखो, मशीनें निरंतर कार्य करती हैं, घंटों घंटों कार्य करती हैं, 24 घंटे कार्य करती हैं। इंसान की तरह नहीं है कि इंसान का जो टाइम है वो फिक्स है। तो यहाँ पर ये दो कारण भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृषि छोड़कर उसने व्यापार में वो आया, और दूसरा है श्रम के लिए उसे किसकी आवश्यकता पड़ी? उसे मशीनों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये इसके पीछे इसके प्रभावों में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके परिणाम क्या सामने आए, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया वो देखिए। अब देखिए इसके परिणाम क्या निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहले इसके परिणामों में जो पहला परिणाम निकल के आता है वो है कि उत्पादन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उत्पादन में क्या हो जाती है? वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो उसकी जो मशीन जो काम करेगी, तो मशीन के काम करने से जो कार्य कुशलता है वो कार्य कुशलता भी बेहतर होगी। तो दूसरा जो कारण है वो दूसरा कारण है कार्य कुशलता में वृद्धि।
किसमें वृद्धि? कार्य कुशलता में वृद्धि। ठीक है, कार्य कुशलता में वृद्धि हो गई। अब कार्य कुशलता में वृद्धि के बाद ये कारण आता है कि इसका शहरीकरण होने लगा। लोग गांव छोड़कर कहाँ आने लगे? शहर आने लगे। तो क्या होने लगा? शहरीकरण। क्या होने लगता है? शहरीकरण होने लगता है। तो उत्पादन में वृद्धि फर्स्ट, कार्य कुशलता में वृद्धि सेकंड, और शहरीकरण होने लगता है। ये भी इसका प्रभाव था। अब दूसरा जो है, चौथा जो प्रभाव हुआ वो ये हो गया कि इससे आर्थिक असंतुलन जो है वो उत्पन्न हो गया। किस प्रकार का आर्थिक असंतुलन? यानी कि लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगे? पलायन करने लगे, स्थानांतरण करने लगे। तो इससे एक बड़ी समस्या क्या है? उत्पन्न हो गई। आर्थिक असंतुलन। ठीक है, बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का विकास। इससे क्या हुआ? बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का इससे क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है, इसके अलावा मशीनीकरण का एक बहुत बड़ा नुकसान क्या था? सबसे बड़ा नुकसान था कि उसने जो कुटीर उद्योग थे उन कुटीर उद्योगों को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। ठीक है, जो छोटे उद्योग थे, लोग अपने हाथों से जो काम किया करते थे, वो कारीगरी करते थे, उसको मशीन ने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। आप लोग जानते हैं ना, मशीन जो कार्य करती है वो इंसान नहीं कर सकता, ना ही उसकी मशीन की जैसी वो गुणवत्ता ला सकता है। इसीलिए उसने जो कुटीर उद्योग हैं उनको डैमेज पहुंचाया, उन कुटीर उद्योगों को एक बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया। ठीक है, अब देखिए ये इसके कुछ कारण थे जो आपने देख लिए। अब मैं इनके कुछ सामाजिक परिणामों के बारे में बात करता हूं। क्या करता हूं? सामाजिक परिणामों के बारे में बात करता हूं। इसके सामाजिक परिणाम क्या हैं? इसके क्या थे? सामाजिक परिणाम क्या थे? सामाजिक परिणाम था जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है जो भोजन है उस भोजन की आपूर्ति करनी पड़ेगी, भोजन की उपलब्धता लानी पड़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, जो औसत दर है उस औसत दर में भी क्या आ गई? वृद्धि आ गई। इसके अलावा एक इसके पीछे कारण था कि मशीनी युग ने जो मृत्यु दर थी उस मृत्यु दर को क्या कर दिया? कम कर दिया। पहले लोग ऐसे ही मर जाते थे, कोई बीमारी होती मर जाते, लेकिन जब से मशीनी युग आया तो लोगों की जो मृत्यु दर है वो भी क्या हो गई? कम हो गई। इसके अलावा सामाजिक वर्ग का उदय हुआ। किस तरह का सामाजिक वर्ग? यानी कि एक प्रकार से जो व्यापारी वर्ग है, एक प्रकार से जो व्यापारी वर्ग है, जो पूंजीपतियों का वर्ग है, वो पूंजीपतियों का वर्ग निकल कर के आया? सामने आया। तो याद रखना है इसमें जो व्यापारी और जो पूंजीपति जो लोग थे वो निकल कर सामने आते हैं। इसके अलावा दलाल, ठेकेदार, इंजीनियर जैसे वर्ग भी निकलकर सामने आए थे। ठीक है, तो इस प्रकार इस वर्ग का क्या होता है? उदय होता है। अब देखो आगे, मानवीय संबंधों में क्या आती है? गिरावट आती है। मानवीय संबंधों में क्या है? मानवीय संबंधों में गिरावट आती है। ठीक है, मानवीय संबंधों में गिरावट से क्या मतलब है कि लोग क्या है अपने व्यापार से, अपने प्रॉफिट से मतलब रखने लगे थे, उनको
अपने मतलब से मतलब होने लगा था, वो बिल्कुल तुलना जो है वो मशीनों से करने लगे कि देखो ये इतना काम करती है, तुम इतना काम क्यों नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो मानवीय संबंध है इनमें गिरावट आई, और स्वाभाविक है जब मानवीय संबंधों में गिरावट आएगी तो नैतिक मूल्यों में निश्चित गिरावट आएगी। इससे क्या हुई, उनके जो नैतिक मूल्य थे, नैतिक मूल्यों में भी क्या आई, गिरावट आई। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कच्ची बस्तियों का क्या हुआ, उदय हुआ। कच्ची बस्तियों के उदय से क्या मतलब है, जहां पर कंपनी होती है आप देखते हैं उसके आसपास जो कच्ची बस्ती के लोग होते हैं वो अपने छोटे छोटे मकान बना के रहने लग जाते हैं, उनको प्रॉफिट से मतलब होता है, वो वहाँ पे आप लोग कच्ची बस्तियाँ होती हैं उसमें हजारों लोग जो हैं वो ऐसे ही भरे होते हैं। तो कच्ची बस्तियों का क्या हुआ, उदय हुआ, और कच्ची बस्तियों का उदय हुआ तो उससे एक प्रकार से महामारी बीमारी जो है उसके फैलने का भी क्या रहा, डर रहा। ठीक है, महामारी का भय, कारण क्या है, कच्ची बस्तियों का उदय। ठीक है, किसका उदय, कच्ची बस्तियों का उदय। इसका दूसरा क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन। दूसरा क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन। इसके अलावा सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या मतलब लगा सकते हैं कि जो इंसानों की जो रहन सहन है उस रहन सहन में क्या आ गया, अंतर आ गया, उसकी वेशभूषा में अंतर आ गया, उसके रीति रिवाज, उसकी धार्मिक मान्यता, इन सब में क्या आ गया, अंतर आ जाता है। ठीक है, अब देखो अगला जो कारण माना गया इसका जो वो है बाल श्रम, यानी कि मशीनीकरण के कारण जो बाल श्रम है, बाल श्रम को बढ़ावा मिला, उनको केवल काम करने वाले चाहिए थे, उसमें बच्चे हों या कैसे भी हों, तो ये भी नीति अलग है। बाल श्रम को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा महिलाओं की क्या होने लगी, भागीदारी होने लगी, कामकाज में जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग की भागीदारी। ठीक है, तो महिला वर्ग की भी भागीदारी इसमें शामिल है। सामाजिक परिणाम, जनसंख्या में वृद्धि, सामाजिक वर्ग का उदय, मानवीय संबंधों में गिरावट, नैतिक मूल्यों में गिरावट, महामारी का भय, कच्ची बस्तियों का उदय, सांस्कृतिक परिवर्तन, बाल श्रम, महिला वर्ग की भागीदारी। ठीक है, तो ये इसके पीछे के कुछ कारण हैं जो मैंने आपको गिनाए हैं। ये तो इसके पीछे कारण थे। अब देखो पॉलिटिकल परिणाम क्या रहे, राजनीतिक परिणाम इसके क्या सामने आते हैं वो देखिए। अब देखिए इससे समाजवादी जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा निकलकर सामने आती है, मजदूरों के संगठनों का विचार होता है इसमें। इस पॉलिटिकल जो राजनीतिक विचारधारा है इसमें समाजवादी विचारधारा का क्या होता है, उदय होता है। समाजवादी विचारधारा का क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो कंपनियां थी वो क्या करने लगी, मजदूरों का शोषण करने लगी, और मजदूरों का शोषण करने लगी तो वो केवल और केवल अपने प्रॉफिट को सोचने लगी। तो मजदूरों की जो दशा है उस दशा को सुधारने के लिए, मजदूरों की जो दशा है उस दशा को सुधारने के लिए समाजवादी विचारधारा का क्या होता है, उदय होता है। और ये समाजवादी जो विचारधारा है ये इनके हक के लिए आवाज उठाने लगी, और इसमें कुछ उद्योगपति भी शामिल होते हैं जिनमें रॉबर्ट ओवेन होते हैं, सेंट साइमन होते हैं। तो ये जो उद्योगपति हैं ये भी शामिल थे। 1848 में कार्ल मार्क्स, एंजेल और कम्युनिस्ट और कुछ और जो लोग थे वो भी निकलकर सामने आते हैं, और उन्होंने आंदोलन किया था मजदूरों के अधिकार के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो सामाजिक विचारधारा है उसका भी क्या होता है, समाजवादी जो विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा का भी उदय होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बात करते हैं अपने भारत की। ठीक है, हम बात करते हैं भारत के औद्योगिक क्रांति की। अब देखिए जैसे ही
ये क्रांति आती है, तो इस क्रांति के बाद भारत पर भी इसके क्या पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ का जो निर्यात है वो अलग अलग राष्ट्रों में जाता था। अरब हो गया, मिस्र हो गया, रोम हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो वहाँ के बाजार में जाता था। तो भारतवर्ष जो है वो भी इन राष्ट्रों के साथ उस जो क्रांति है उससे प्रभावित हुआ। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से माल ले जाती है, कच्चा माल, उस कच्चे माल को कन्वर्ट करके भारत जो वापस भारत में लाकर क्या करती है, बेचती है। और इसमें रेशम, मलमल जैसी चीजें हैं, तो जो इंग्लैंड में क्या है अधिक पसंद की जाती थी। तो इसी कारण इसका जो प्रभाव है वो चीन और जो यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका प्रभाव जो है वो भारत में पड़ता है। आधुनिक युग में भारत में जो औद्योगिकरण है इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, 1850 से। जो औद्योगिकरण है, इस औद्योगिकरण का प्रभाव भारत में 1850 से माना जाता है, ठीक है। अब देखिए 1853-54 में क्या होता है, 1853-54 में क्या होता है, भारतीय रेल और तार प्रणाली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो भारतीय रेल एवं तार प्रणाली का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। शुरू में जो रेल है उस रेल का उद्देश्य क्या था, शुरू में जो रेल है उस रेल का उद्देश्य ये था कि जो कच्चा माल है उस कच्चे माल का उत्पादन करना, उसको इंग्लैंड ले जाना, लाना, वहां से पक्के माल का उत्पादन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैलाना। उसके बाद 1908 में, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1908 की बात कर रहा हूं, तो 1908 में भारतवर्ष में प्रथम बार लोहे और इस्पात के जो कारखाने हैं वो स्थापित हुए। तो लोहे के जो कारखाने हैं वो लोहे के कारखाने क्या हुए थे, स्थापित हुए। 1932 में शक्कर के कारखाने, ठीक है, 1932 में शक्कर के कारखाने जो है वो स्थापित हुए थे। तो इस प्रकार से फिर भारत के अंदर लगातार धीरे धीरे करके मोटरसाइकिल, इंजन, पंप, सोडा, एसिड, ऐसे कर करके इन छोटे छोटे चीज़ों के उत्पादन क्या है शुरू हो गए। शक्कर बनना शुरू हो गया, सीमेंट बनना शुरू हो गया, और बोलते हैं साबुन बनना जो है वो शुरू हो गया। तो इस प्रकार से जूट का उत्पादन होना शुरू हो गया। तो भारत के अंदर भी जो औद्योगिक क्रांति है उसने पैर पसारना शुरू किया था 1815 के बाद, यानी कि 1850 के बाद में, ठीक है। अब देखिए इस औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आविष्कारों की बात करें तो देखिए इसके अंदर वाष्प इंजन आता है, जिसको वाष्प इंजन बोलते हैं। इसके बाद जो टेलीग्राम सेवा है वो शामिल होती है। इसके बाद जो रेल मार्ग है वो इसमें आता है, फोटोग्राफी है, विद्युत है, वायुयान है। तो ये इस औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आविष्कार थे। तो आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने आम जन को प्रभावित किया था, उनके सामाजिक जो जीवन है उसको प्रभावित किया था। आम जनता के अंदर जो पलायन की जो प्रवृत्ति है वो औद्योगिकरण की ही देन है। शहरीकरण का जो निर्माण है वो औद्योगिकरण की देन है। ये जो बाल मजदूरी प्रथा है ये भी एक प्रकार से औद्योगिकरण की देन है। लोगों के शोषण का जो चलन प्रारंभ हुआ था वो तो भले ही प्राचीन काल से हो, लेकिन इन कारखानों के अंदर, ये कारखानों के अंदर जो इनकी जो शोषण का जो चलन प्रारंभ हुआ था ये भी औद्योगिकरण की देन है। ये जो प्रदूषण का जो बमंडल खड़ा कर दिया ये भी औद्योगिकरण की देन है। तो औद्योगिकरण जो है उसने लोगों को सुविधाएं दी, ठीक है, सुविधाएं दी तो उसने लोगों को ठगा भी, ठीक है। आप लोग कह सकते हो कि लोगों को ठगा भी, लोगों को मासूम भी किया, लोगों को निराश भी किया, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी की, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की। तो दोनों चीज़ें हैं। औद्योगिकरण जो है वो प्रकृति के साथ खेला है, प्रकृति के साथ उसने बहुत बड़ा अन्याय किया है, प्रकृति को डैमेज पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। और आज भी औद्योगिकरण बड़े स्तर पर चल रहा है, ठीक है। उसने पॉल्यूशन को बढ़ावा दिया है, उसने जो नीतियां हैं राज्यों की कि पॉल्यूशन से बचो उनको तोड़ा है। तो एक प्रकार से जो औद्योगिकरण है वो इंसान के लिए बेहतर भी है, इंसान के लिए नुकसानदायक भी है। तो दोनों स्थितियां हैं। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।